Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग। हम इसके साइनॉप्सिस पढ़ेंगे यानी समरी पढ़ेंगे। तो ये है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं कोई भी काम को, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। और जब हम जैसे कि हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ग्रुप कर दिया वर्क को, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ड्यूटीज असाइन करते हैं कि कौन कौन सी वर्क करेगा। उसके बाद है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब क्या होगा उसके बाद, जैसे कि हमारा काम बन गया तो उसके बाद हम रिलेशनशिप बना देंगे। जैसे कि आपका मैनेजर कौन है एंड आपका सबऑर्डिनेट कौन है, तो हम रिलेशनशिप बना देंगे। तो देखो, मैंने आपको जो डेफिनेशन में सारे स्टेप्स बता दी, तो वो फिर से बता देती हूँ। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमने करा था ना कि जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि काम कौन परफॉर्म करेगा, तो हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे वर्क को इंटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़, ताकि जो डुप्लीकेशन है वो अवॉइड हो सके। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है कि जब हम एक ही नेचर के डिपार्टमेंट्स बना दें अलग अलग, तो उसको हम क्या होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में क्या है कि जब हम असाइन कर दें ड्यूटीज़ को, कि मतलब कि कौन क्या काम करेगा, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, की मतलब उस पर्सन की स्किल्स कैसी है ताकि वो कि काम कर सके या नहीं कर सके, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज होती है फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। अब है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया कि हु विल रिपोर्ट टू हूम, ठीक है। तो वो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। एक ही मेमोनिक है डॉग ई ए बी सी, ठीक है। तो आप ये लर्न कर सकते हैं, वरना यहाँ पे भी मेमोनिक दे रखा है सुभाष डे में सैड सी गोवा। तो अब इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, पहला है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है ये लीड करती है स्पेशलाइजेशन की। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो ये क्या लीड करती है स्पेशलाइजेशन। क्योंकि हमने देखा था ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए, कि जैसे एक डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स में अच्छा है तो सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्शन में अच्छा प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो क्या होता है स्पेशलाइजेशन जब बढ़ जाते हैं ना, तो क्या करता है इंक्रीज़ करता है स्पेशलाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजिंग जो एक साथ मिल जाता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब जब क्या हमने पढ़ा था ना कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता जब हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये वैसा है कि वर्किंग रिलेशनशिप में कि कौन किसका हेड है, ठीक है। कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है कि गलत पर्सन को हम ना दे, मतलब ये है कि जो मतलब उस इन्फॉर्मेशन का हकदार है ना, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन उसको दें, अपने सीनियर को दें। अब है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर क्या होगा कि बिल्कुल अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जैसे कि जॉब्स क्या है, ठीक है, कि कौन किसकी जॉब पे अप्लाई करेगा, ठीक है, क्या किसके साथ रिलेशनशिप है, तो ये क्या क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या है, जब क्या कहते हैं हमारा ऑर्गेनाइजिंग होगा ना, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होंगे। कि जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए हमारे, ठीक है। सारे लोग को हमने ड्यूटीज असाइन कर दी, आइडेंटिफिकेशन कर दिया, ठीक है, ग्रुप कर दिया, सारे वर्क को डिपार्टमेंटल बना दिए। तो क्या होगा जो रिसोर्सेज है वो कम यूज होंगे, मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि जो है मतलब डिप्लीकेशन वर्क नहीं होगा और वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा कम होगी। अब है ग्रोथ और एक्सपेंशन। ग्रोथ और एक्सपेंशन में क्या होगा, जब हमारा ऑर्गेनाइजिंग होगा तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा जॉब की पोजीशन लाएंगे, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन बनाएंगे। क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग से हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो पूरा फर्म है वो इंक्रीज हो रहा है रैपिडली। अब है अडेप्टेशन टू चेंजेस। जैसे जैसे चेंज होगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो है वो सूटेबली मॉडिफाई कर देंगे हम। तो ये क्या करता है ऑर्गेनाइजिंग, ये अडेप्ट करता है चेंज में। और अब है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टाफ की, जब हम उनकी भी डेवलपमेंट करवाएं, जैसे कि उनका क्या आगे एरिया है ग्रोथ करने का, ताकि वो डील कर दे अपनी इफेक्टिवली जो भी सारी मतलब अपना काम है, ठीक है। कि जैसे कि वो कोई भी सबऑर्डिनेट जो है वो अपनी एक एबिलिटी बनाए ताकि वो इफेक्टिवली इंक्रीज़ कर पाए, अपनी जो भी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर पाए चैलेंजेस के थ्रू, जो भी फर्म से रिलेटेड हैं या ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस है, और उनको हेल्प करे कि वो रियलाइज़ करें उनका फुल पोटेंशियल, कि उनका फुल पोटेंशियल क्या है। अब है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक आउटकम है किसका, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो ज़्यादा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब हम ऑन द बेसिस ऑफ द की जैसे ग्रुप ऑफ जॉब्स होती है, ठीक है, उनके बेसिस पे उनका जो फंक्शन है हम परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ग्रुपिंग ऑफ द जॉब ऑफ सिमिलर नेचर। जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम सिमिलर नेचर की जॉब को ग्रुप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और ऑर्गेनाइजिंग, तो इनको हम क्या बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब हम अलग डिपार्टमेंट उनको कर देते हैं। जैसे कि एक हमको प्रोडक्ट बनाना है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कि हमने क्या लिख रही हूँ मैं, जैसे सपोज़ हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा लिप बाम का है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, खाली लिप बाम की ही प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि नायका की कंपनी है ये, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे लिप बाम ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड हमारी एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है। इसमें क्या होगा, ये एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएगा। जैसे कि ये लिप बाम का हो गया, ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा
कोई भी स्टेशनरी का सामान हो गया, ठीक है, एंड ये हमारे शूज़ का हो गया। तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हम फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे कि ये ऑल मतलब बहुत ज़्यादा जैसे हमको ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो है ये बेस्ट होगा। और अगर एक ही प्रोडक्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था नायका है सपोज करो, वो सिर्फ लिप बाम बना रही है, तो क्या होगा मतलब जो वो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं लिप बाम से रिलेटेड है, तो वो क्या होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ये लीड करता है फंक्शनल ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये एम्फोसाइज करता है सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस के थ्रू। ये प्रमोट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो सिमिलर टास्क है वो सारे परफॉर्म होते हैं। ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, क्योंकि जो मैनेजरल और ऑपरेशन एफिशिएंसी वो इससे बढ़ती है, क्योंकि जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, कि मतलब ये रिड्यूस कर रहा है, जैसे ये हो ही नहीं रहा, तो इससे क्या होता है हमारी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये मेक कर द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि एक ही टास्क है, एक ही स्किल इनको सिखानी, तो ज़्यादा आसान हो जाता है इनको जो एम्प्लॉय है उनको ट्रेन करना। अब ये इंश्योर कर दे कि जो डिफरेंट फंक्शंस है वो क्या है, गेट ड्यू अटेंशन, मतलब कि जो डिफरेंट फंक्शन है ना, कि मतलब उनको ये होता है कि उनको अटेंशन कम मिले, कि जैसे कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है जो डिले हो रहे हैं, उनको अटेंशन जो है कम मिले। एंड अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इट्स लीड्स टू फंक्शनल एम्पायर्स। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन जैसे कि अगर हम परस्यू करते हैं सिर्फ ओन डिपार्टमेंट, तो ये क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट है वो क्या होता है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। अब है क्या कहते हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ये अराइज करती है जब जो इंटरेस्ट है दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट का वो कंपेटेबल नहीं है, तो इससे क्या होता है इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। ये लीड करता है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, और ये इनफ्लेक्सिबिलिटी भी लीड करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही उस पर होता है कि मतलब ज़्यादा अदर के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं देखता। डिविजन स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि जैसे सेपरेट बिजनेस या डिविजन्स बनते हैं ऑन द सर्टेन बेसिस ऑफ द फंक्शंस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं तो बोलते हैं डिविजन स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो कि एक लार्ज कंपनी है, उसके दो मतलब डिवीजन है, जैसे फुटवेयर हो गया, गारमेंट्स हो गया, तो ये हमारे डिविजन स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। अब जो डिविजन स्ट्रक्चर है वो हमने बता दिया कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे ही मतलब सूटेबल है। अब इसके एडवांटेज देखो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा क्योंकि हम मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से इसका यूज़ कर रहे हैं। ये प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव, क्योंकि नए नए वो हो रहे हैं, तो ये लीड करता है फास्टर डिसीजन मेकिंग में। ये फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन और ग्रोथ में। अब लिमिटेशन देखो कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं, ऑब्वियसली की बात है कि जैसे कि एलोकेशन ऑफ फंड की फंड हम कौन से उस पर लगाए, डिपार्टमेंट पे, इस डिपार्टमेंट में लगाए उस डिपार्टमेंट में लगाए, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। ये इंक्रीज़ करती है कॉस्ट, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी है अक्रॉस प्रोडक्ट्स वो इंक्रीज़ हो जाती है। डिविजनल इंटरेस्ट में सुपरसाइड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, की जो डिविजनल इंटरेस्ट है वो सुपरसीड करते हैं अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में। अब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर करती है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि डिज़ाइन हुआ है बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। जैसे कि फॉर्मल से आप फॉर एग्जांपल ले लो, स्कूल है, ठीक है, स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसके फीचर्स क्या है, ये डेलिबरेटली, और ये जो है ना ये फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल भी हो सकता है जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बहुत एग्जांपल है, जैसे कि क्या कहते हैं, जो मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है, वो क्या करते हैं, क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, तो वो क्या है, मतलब कि वो क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सब सारे मिलके कोई मतलब इनफॉर्मल जगह पे जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि डेलिबरेटली डिज़ाइन होता है टॉप मैनेजमेंट में, और इसका क्या है, मतलब इसका क्लैरिफाई कर दे कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो मतलब एक टाइप से फॉर्मल है, द वर्ड इटसेल्फ मतलब डिस्क्राइब कर दे कि हाँ भाई मैं फॉर्मल हूँ। जैसे कि स्कूल हो गया आपका, ठीक है, ऑफिसेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, और भी जैसे सारे गवर्नमेंट जॉब हो गई, वो सारी क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके फीचर्स हैं, इसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की और क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक है कि अचीव करता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये अपने ले डाउन करता है, खुद के रूल्स बताता है ये, ठीक है, और प्रोसीजर बनाता है कि कैसे हम अचीव करें। ये कोऑर्डिनेट करता है एफर्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। इसके एडवांटेज क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी होता है, फिक्स करता है, डुप्लीकेशन अवॉइड करता है, मेंटेन करता है यूनिटी ऑफ कमांड। हमने पढ़ा था ना यूनिटी ऑफ कमांड में कि मतलब कि एक बॉस होता है, और मतलब कि एक बॉस होता है, उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करने होते हैं, वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये लीड करता है अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, मतलब कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क ऑफ द ऑपरेशन जो कि परफॉर्म होने हैं। ये प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे हमारे क्या है इसके एडवांटेज। अब पढ़ते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन कैसे है कि ये फेल कर दे, कि रिकग्नाइज कर दे कि क्या उस एम्प्लॉय का टैलेंट है, और ये फुलफिल भी नहीं करता सोशल नीड्स, क्योंकि ये जो है ना इसकी प्लेसमेंट और स्ट्रक्चर और वर्क की बेसिस पे ही डिस्क्राइब होती है। प्रोसीजरल डिलेज में क्या होता है कि डिले करता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो करती है स्केलर चेन में। स्केलर चेन में हमने पढ़ा टॉप से बॉटम में, तो ये डिले करता है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं
कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक नेटवर्क होता है पर्सनल और सोशल रिलेशन का विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अराइज करते हैं स्पॉन्टेनियसली। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने पढ़ा था मैनेजर और सबऑर्डिनेट जो है वो टेक पार्ट करते हैं क्रिकेट मैच में, या कहीं भी मतलब कि कॉफ़ी उस पर पीने जा रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैसे आया, ये ओरिजिन हुआ इसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कहीं से भी मिल गए। ये होते हैं जब जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब सब लोग दोस्त बन जाते हैं, फिर वो घूमने जाते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इमर्ज करते हैं स्पॉन्टेनियसली, कहीं से भी नहीं आए, ये मतलब इमर्ज करते हैं स्पॉन्टेनियसली। जिस स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म से ही आया। ये इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो डेवलप हुआ है बाय द ग्रुप मेंबर्स। और ये क्या कहते हैं, इसकी कोई भी फिक्स लाइन नहीं होती, ना इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ये फॉर्म होता है, क्योंकि ये सोशल रिलेशनशिप से आया है। एडवांटेज क्या है इसके, फास्टेस्ट स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन की, मतलब जल्दी से स्प्रेड होगी कि भाई दोस्त है, ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। ये फुलफिल करती है सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर, क्योंकि हाँ भाई दोस्त है, ठीक है, उनका जो है ये इन्हांस करती है उनकी जॉब की सेटिस्फैक्शन। कि अगर एक कंपनी में दो बेस्ट फ्रेंड्स है, वो कहीं घूमने जाते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है। ये सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। लिमिटेशन में क्या है कि स्प्रेड करते हैं र्यूमर्स, और ये रेजिस्टेंट है जो चेंज के लिए, मतलब चेंज के लिए बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, डिले हो जाती है और रिस्ट्रिक्ट करती है ग्रोथ में, रुकावट हो जाती है ग्रोथ में। ये प्रेशराइज करते हैं मेंबर्स को कि वो कन्फर्म कर सके ग्रुप नॉर्म्स। तो ये अब हम पढ़ते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में, मतलब कि ऊपर से नीचे जब हमारी अथॉरिटी का ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, इसका एब्डैक्टेशन मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक्टिविटी है, मतलब धीरे धीरे टॉप से बॉटम में जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। अब डेलीगेशन के क्या कहते हैं एलिमेंट्स है, इसके है सबसे पहले अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या रेफर्स करता है कि ये ओरिजिन है, कि आया कहाँ से, ये आया है फॉर्मल पोजीशन से। फ्लो क्या है इसका, अथॉरिटी फ्लो करती है टॉप से बॉटम में, जैसे कि जो सुपीरियर है उसकी अथॉरिटी है कि वो सबऑर्डिनेट की तरफ वो ट्रांसफ़र कर सके। और डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन जो है वो ट्रांसफर्ड हो सकती है, मतलब डेलीगेट हो सकती है। अब मतलब ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं सारे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी में क्या होता है, जैसे कोई भी पावर है तो उसमें क्या होता है कि कमांड कर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो हमने मतलब कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो वो प्रॉपरली क्या कहते हैं अकाउंटेबल है उस चीज़ के लिए। जैसे अगर डेलीगेशन होता है टॉप से सबऑर्डिनेट पे जाती है ना, तो जो हमने अथॉरिटी उसको ट्रांसफ़र करी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर वो अकाउंटेबल भी है। अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की। पहला है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा मतलब ज़्यादा टाइम होगा कि हम कॉन्सेंट्रेट करें इंपॉर्टेंट मैटर्स की तरफ। दूसरा है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। अगर हम इफेक्टिव डेलीगेशन करेंगे तो ये क्या होगा, एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, फैसिलिटेट करेगी ग्रोथ, मैनेजमेंट की ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, और मैनेजमेंट की जो हायरार्की है मतलब चेन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन, अगर हम मतलब जैसे कि मेंबर्स को जैसे कि हल्की से हल्की पावर दे देंगे उनको, ठीक है, डेलीगेशन हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, उनको बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन होगा। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का थ्रू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और हर डिपार्टमेंट में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। इसका नेचर क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि ये ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है जो कि टॉप मैनेजमेंट करती है, ठीक है, और ये कंपलसरी एक्ट है बिकॉज इसमें कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं करता टास्क खुद से, मतलब कि एक चेन ऑफ हायरार्की होती है। इसका पर्पस क्या है डेलीगेशन का, कि ये बर्डन को कम करे, और इसका क्या होता है कि इंक्रीज करे रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, कि मतलब उनको ज़्यादा काम दी ताकि वो अपने आप को सुपीरियर फील कर पाए। फ्रीडम ऑफ एक्शन में क्या होता है कि ज़्यादा कंट्रोल होता है बाय द सुपीरियर्स, और यहाँ पे कम कंट्रोल होता है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास फ्रीडम होती है कि वो एक्शन परफॉर्म कर सके। स्कोप में क्या होता है, इसका नैरो स्कोप होता है, ठीक है, उसका वाइड स्कोप होता है। और स्टेटस में कि जो है इट इज़ द प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क, ये होता है कि शेयर टास्क करे, और ये क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन बाय टॉप मैनेजमेंट। तो मैं ज़्यादा फोकस करता है कि टॉप मैनेजमेंट के पास ही पावर होनी चाहिए, हाँ मतलब सब कुछ टॉप मैनेजमेंट करना चाहिए, बट हमारा जो डेलीगेशन का प्रोसेस है उसका मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक डिवाइड हो सके, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है मतलब कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करेगा। अब है इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, ये रिलीव करता है टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि जो सारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको फ्रीडम देती कि वो एक्ट कर सकें। टॉप मैनेजमेंट जो है उनको ज़्यादा टाइम मिला कि वो डिवोट कर सके अपने इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन पे। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सपोज करो कि ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है और ये हमारा डेलीगेशन है, डेलीगेशन, और ये हमारा
डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में जब हमारी जो पावर्स है वो टॉप से बॉटम में जाती है, लेकिन टॉप के पास भी पावर रहती है, बॉटम के पास भी पावर रहती है, बीच में भी सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, टॉप के पास अपनी बिल्कुल ही अलग पावर हो जाती है, बिल्कुल अलग, अपनी जो सारी पावर है वो अपने जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको दे देता है। तो इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स हम करेंगे अभी कि क्या क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। उससे पहले हम करेंगे इंपॉर्टेंस में क्या है, इट गिव्स रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, कि मतलब हमने सारे उसको पावर जो है बांट दी है, तो टॉप मैनेजमेंट के पास रिलीफ होगा और दूसरा अपना डिसीजन देख पाएगा। इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स की, इनिशिएटिव मतलब सबऑर्डिनेट्स के पास जो पावर है तो वो इनिशिएट लेंगे। मैनेजरियल टास्क फॉर द फ्यूचर, कि अपना टैलेंट शो करेंगे कि फ्यूचर को, कि क्या उनका टैलेंट है। ग्रोथ ही फैसिलिटेट करते हैं, ग्रोथ, क्योंकि जो सारे मेंबर्स हैं वो अपने सारी पावर्स को यूटिलाइज करेंगे। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो सारे मेंबर्स हैं नीचे के सबऑर्डिनेट्स उनके पास अपनी पावर है ताकि वो हाँ डिसीजन ले सके। कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल लेता है कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, कि कैसा वो कर रहे हैं, कि कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे सब जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास पावर है तो वो क्या करेंगे, बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाय।